Good morning, students. So today's we are going to start our next chapter, that is chapter number 10, respiration and organism. In this session, we will discuss some topic from this chapter. So let's get start the session. Respiration in organisms. Firstly, what do you mean by the respiration? Respiration is a process where we use the air to break down the food material into simplest form and thereafter releases the energy which we use to do our work. One day, Bujo was eagerly waiting to meet the grandparents who were coming to the town after a year. तो एक दिन बोझो जो है बहुत उत्सुकता से वेट कर रहा होता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने दादा दादी का, या फिर नाना नानी भी हो सकते हैं, हु वर कमिंग टू द टाउन, जो टाउन में उस जगह पर आ रहे थे आफ्टर ए ईयर्स, कुछ दिनों के बाद या एक साल के बाद, क्योंकि ईयर है ना, अगर ईयर्स होता तो कुछ साल होते हैं, लेकिन अभी ईयर है तो एक साल के बाद. ही वॉज इन ए रियल हरी, तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था. एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम, क्योंकि वो उनको रिसीव करना चाहता था एट द बस स्टॉप से, यानी कि वो बहुत जल्दी में था ताकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट को बस स्टॉप से लेकर के आ सके. ही रैन फास्ट एंड रिच्ड द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट्स, तो वो जल्दी से दौड़ा और वो बस स्टॉप पर कुछ ही मिनटों में पहुंच गया. ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो बहुत जल्दी जो है सांस ले रहा था क्योंकि वो दौड़ के गया था. हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम, उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट, कि वो इतनी तेज सांसें क्यों ले रहा है, श्वसन क्यों कर रहा है, सांसें क्यों ले रहा है. बुजो टॉल्ड हर, बुजो ने उसको बताया दैट ही केम रनिंग ऑल द वे, कि वो पूरे रास्ते दौड़ते हुए आया है. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन उसके माइंड में एक क्वेश्चन आकर के टकराता है या आता है. बट ठीक है, ही वॉन्डर्ड, उसको आश्चर्य होता है, वाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्टर, कि दौड़ना एक इंसान की जो ब्रीदिंग है, सांस लेने की प्रक्रिया है, जो उसको तेज कैसे कर देता है, क्यों कर देता है. द आंसर टू बुजोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ, तो जो इसका आंसर है वो बुजो की उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में था कि हम जो है आपका ब्रीथ क्यों करते हैं, यानी कि वो इससे एक क्वेश्चन और उसके माइंड में राइज होता है कि हमें श्वसन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें सांस लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, हम सांस क्यों लेते हैं. ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रीदिंग क्या होता है, एक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है. अब देखो हमने जाना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जहाँ पर हम एयर को यूज़ करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी को रिलीज करने में. तो एयर जो है हमारी बॉडी तक कैसे जाएगी, ब्रीदिंग के द्वारा ही जाएगी, जब हम एयर को इनहेल करेंगे. ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. तो चलो हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं. वाई डू वी रेस्पायर, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये है कि वाई डू वी रेस्पायर, कि हमें रेस्पायर करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, हमें श्वसन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है. इन चैप्टर 2 में यू लर्न, आपने सीखा दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स, कि सभी ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, कि सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स से मिलकर के बने होते हैं, जिनको सेल बोलते हैं, जिनको कोशिकाएं बोलते हैं. सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल होती है, जो एक कोशिका होती है, वो स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक एंड फंक्शनल और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव या जंतु की. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, तो हर एक जो कोशिका होती है, हर एक जो सेल होती है बॉडी के अंदर, वो कुछ ना कुछ फंक्शन कर रही होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन का, हमें पोषण देने का, ट्रांसपोर्ट करने का, स्थानांतरण का, एक्सक्रीशन का, किसी भी वस्तु को हमारी बॉडी से, वेस्ट पदार्थ को हमारी बॉडी से निकालने का, एंड रिप्रोडक्शन और प्रजनन का, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, अलग अलग टाइप की हैं और वो अलग अलग कार्य को कर रही होती हैं, जिसमें सारे फंक्शन आ गए हमारा, चाहे न्यूट्रिशन आ गया, ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड का, ठीक है, या फिर एयर का, या फिर एक्सक्रीशन हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना हो गया, या फिर प्रोडक्शन हो गया, प्रजनन करना हो गया. टू परफॉर्म दीज फंक्शन, इन फंक्शंस को करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी, हमारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, यहाँ तक कि जब हम खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, स्लीपिंग, सो रहे होते हैं, और रीडिंग या फिर पढ़ रहे होते हैं, वी रिक्वायर एनर्जी, तो हमें इन सारी प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी जो है कहाँ से आती है, जो ये सारे वर्क है जो हम करते हैं, चाहे वो आपके स्लीपिंग का हो, ईटिंग का हो, या फिर रीडिंग का हो, इनको करने के लिए एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से आती है, ऑब्वियसली जो हम फूड खाते हैं वहीं से वो एनर्जी आती है. सबको पता है ये, राइट?
कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आप बता सकते हो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको इंसिस्ट क्यों करते हैं कि आपको रेगुलर खाना चाहिए? छोटे बच्चों को बोलते हैं ना पेरेंट्स कि ये भी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, है ना, खिलाते हैं उनको कि आपको रेगुलरली लगातार जो है कुछ कुछ टाइम के बाद खाते रहना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि फूड के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो निकलती है जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं। यानी कि जो भोजन हमने खाया उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी हमें तब मिलती है जब हम रेस्पायर करेंगे, जब हम श्वसन करेंगे। देयरफॉर इस तरह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी जीवित जंतु होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रेस्पायर करते हैं एनर्जी को लेने के लिए फूड से। ड्यूरिंग ब्रीदिंग के टाइम पर सांस लेते वक्त वी ब्रीद इन एयर, तो हम जो है एयर को अंदर की तरफ लेते हैं, इनहेल करते हैं। यू नो दैट, आप जानते हो कि एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, की एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम उस एयर को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। तो जो आप एयर लेते हो, ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, तो जो एयर आपके बॉडी के अंदर जाती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाती है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक, और आखिरकार वो आपके सेल जो कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन आप एयर से गई है वो आपकी हेल्प करती है कि वो उस फूड को तोड़ दे जो कि सेल्स के अंदर है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल, तो ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो सेल के अंदर जो फूड है उसको तोड़ा जा रहा है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, जिससे एनर्जी भी रिलीज हो रही है, इस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब आपकी जो एयर है जो आपने इनहेल की है ब्रीदिंग के द्वारा, वो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, सेल्स तक पहुंच जाती है, और सेल में जो फूड स्टोर है उसको तोड़ देती है, तो वहाँ से एनर्जी निकलती है, और इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स पार्ट इन द सेल्स ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो पार्ट लेती है सेल ऑफ ऑल ऑर्गेन्स, यानी कि सभी जीवों के शरीर में जो सेल्स होती हैं वो वहाँ पर इसी तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो आपके जो सेल के अंदर जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के रूप में जो आपका फूड स्टोर होता है उसको जो है एयर मिलकर, ऑक्सीजन मिलकर तोड़ देती है और वहाँ से एनर्जी निकलती है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the use of oxygen, it is called the aerobic respiration। तो ऐसी प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है फूड को तोड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन, फूड को तोड़ा जा सकता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के बिना भी फूड को तोड़ा जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एयर का यूज़ नहीं करते हम और फिर भी फूड तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी, और जैसे ही फूड जब आपका टूटता है वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि दिखाया गया है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज यानी कि फूड मटेरियल को अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यानी कि एयर की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अगर तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है रिलीज होता है। यू शुड नो दैट, आपको ये पता होना चाहिए कि देर आर सम ऑर्गेनिजम्स, की कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं सच एज यीस्ट, जिसमें यीस्ट आता है, दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो एयर की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं या जीवित रह सकते हैं। यानी जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पर भी ऐसे कुछ जीव हैं जो जीवित रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, और ऐसे जीवों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, एनारोब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो जो एनर्जी लेते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है, अनुपस्थिति रहती है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो जो आपका ग्लूकोज है वो आपका एयर की एब्सेंस में टूट जाएगा और क्या बनाएगा, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। जैसे कि ग्लूकोज आपको दिखाया गया है, ग्लूकोज जो है फूड मटेरियल जो है एब्सेंस ऑफ एयर में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब टूटता है तो अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एनर्जी तो उसमें से रिलीज होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन का
मेन पॉइंट जो है एनर्जी रिलीज करना ही होता है। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो देखो आगे आपको एक बुक्स में दिए गए हैं कुछ फैक्ट्स दिखते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया है। जो यीस्ट होती है, जो खमीर होती है, आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका के बने हुए होते हैं। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, यानी कि एयर की, ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो रेस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं और क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। दे आर देयरफॉर, वो इसीलिए यूज टू मेक वाइन एंड बियर। तो इसीलिए यीस्ट को क्या है, वाइन बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अल्कोहल जनरेट करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर। हमारे जो मसल सेल्स हैं वो भी आपके रेस्पायर कर सकती हैं एनारोबिकली, यानी कि एयर की एब्सेंस में जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, ये भी रेस्पायर कर सकती हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे जो बॉडी में जो आपकी मसल्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं, वो आपकी एयर की एब्सेंस में भी रेस्पायर कर सकती हैं। वहाँ पर जो फूड है वो टूट सकते हैं और एनर्जी मसल्स को मिल सकती है, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ कुछ टाइम के लिए हो सकती है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। When there is temporary deficiency of oxygen, जब भी कोई थोड़ी सी कमी होती है ऑक्सीजन की, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, यानी कि ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। फास्ट रनिंग या दौड़ रहे होंगे, तेज़ी से दौड़ रहे होंगे तब हो सकती है। साइकिलिंग कर रहे हो, वॉकिंग फॉर मैनी हावर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, या फिर काफ़ी ज़्यादा वेट उठा ले अगर हम, या फिर कुछ घंटों तक हम लगातार चलते रहें। द डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी इज़ हाई। तो हमारी जो बॉडी की जो डिमांड है एनर्जी के लिए, इस कार्य को करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो सप्लाई होती है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, वो लिमिटेड होती है, यानी कि उतनी मात्रा में ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलती जितने की चाहिए होती है इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तब उस टाइम पर क्या होता है, जो हमारी बॉडी की जो डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल सेल्स में शुरू हो जाता है, होता है। ग्लूकोज जो है आपकी मसल्स में क्या करता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूट जाता है और एक एसिड बनाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, और एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो क्या है, अगर मसल्स में एयर की प्रेजेंस ना हो, एयर जो हमारी बॉडी में ना मिले उस टाइम मसल्स रेस्पिरेशन में, तो वो क्या करती है, ग्लूकोज को जो मसल सेल्स हैं वो तोड़ देती हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और वो एक एसिड बनाती हैं जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। जो लैक्टिक एसिड होता है ना हमारे दही में, लैक्टिक एसिड होता है ना दही में, वही एसिड हमारी मसल सेल्स बनाती है, मसल्स में बनता है अगर एयर की एब्सेंस होती है तब। जब हम फास्ट कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फास्ट रनिंग कर रहे हूँ, एक्सरसाइज कर रहे हूँ, या फास्ट ब्रीथ करते रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज इतनी हैवी लिफ्टिंग हो जाती है कि कोई ज़्यादा वेट वाला सामान हम उठा लेते हैं, तो ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। एयर की एब्सेंस में आपकी मसल सेल्स जो है रेस्पायर करना स्टार्ट कर देती हैं। देखो फिगर में दिखाया गया है 10.1 में, ड्यूरिंग एक्सरसाइज सब मसल्स में रेस्पायर एनारोबिकली। तो एक्सरसाइज के टाइम पर क्या है, कुछ मसल जो है आपके एनारोबिकली भी, सारी नहीं बल्कि कुछ मसल जो है आपकी एनारोबिकली भी रेस्पायर कर रही होंगी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो क्या आप कभी वंडर्ड हुए, कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो सुना है ना कि मोच आ गई है बॉडी के अंदर, है ना, कहीं हाथ पैर में या कहीं भी मोच आ जाती है, तो वो क्यों होता है, वो ये क्रैम्प्स है ना, जो ये क्रैम्प्स ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि मसल्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एयर की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, इसी वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो अगर हमें क्रैम्प्स आते हैं तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है लैक्टिक एसिड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द हैवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग और एनी हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, डन। द क्रैम्प्स ऑक्यूर वैन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। तो यहाँ पे रीज़न बताया गया है कि आपका जो क्रैम्प्स आते हैं, जो मोच चिनक वगैरह जो आती है, ये तब आती है जब हमारी मसल सेल्स जो हैं एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं, यानी कि एयर के एब्सेंस में रेस्पायर करती हैं, तो हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। तब द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, और पार्शियल यानी कि पूरी तरह से वो टूटते नहीं हैं ग्लूकोज फूड मटेरियल, लेकिन जितना आधा अधूरा टूटता है तो वो लैक्टिक एसिड को बनाता है। क्या बनाता है,
लैक्टिक एसिड। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प, और एक्यूमुलेशन यानी कि इस लैक्टिक एसिड का बनना ही क्रैम्प्स बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। तो हमें अगर इस क्रैम्प से छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना होगा, गर्म पानी में हमें नहाना होता है या फिर एक मसाज लेनी होती है, तभी हम इससे छुटकारा पा पाते हैं। ठीक है, कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो वाई इज़ इट सो, कि ऐसा क्यों होता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये इसलिए होता है कि अगर आप गर्म पानी में बात कर रहे हो, नहा रहे हो, स्नान कर रहे हो या फिर आप मसाज ले रहे हो तो वो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो जल्दी जल्दी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। जो सप्लाई है आपके ऑक्सीजन की वो आपके मसल सेल्स में इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच जाती है। अब जो मसल सेल जो है आपकी एयर के एब्सेंस में रेस्पायर कर रही थी, अगर आप गर्म पानी में नहा लेते हो या फिर मसाज करा लेते हो तो सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो लंग से जो एयर है वो ब्लड में जाएगी और ब्लड से वो आपके मसल्स तक पहुंच जाएगी। तो ऑक्सीजन की जो कमी थी वहाँ पर जिसके एब्सेंस में वो रेस्पायर कर रहा था, तो अब वो पूरी हो जाएगी और आपका क्रैम्प जो है वहाँ पर ठीक हो जाएगा। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर इंक्रीज़ हो जाती है ऑक्सीजन की मात्रा, अगर इंक्रीज़ हो जाती है यानी कि आपकी मसल्स तक आपकी ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो अभी अधूरा टूटा था ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में, वो पूरी तरह से टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस कर देता है। लैक्टिक एसिड क्या बना देता है फिर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं। डन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर ब्रीदिंग। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है आपका ब्रीदिंग के लिए है कि ब्रीदिंग क्या होता है। क्या होता है ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए क्या है बता रहे हैं इसमें ब्रीदिंग के बारे में। एक्टिविटी 10.1 है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। आपके टीचर की प्रेजेंस में आपको ये करना है मेरे सामने। क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट ए वॉच। आपने क्या करना है, अपनी नॉस्ट्रिल को, नाक के एक वाले पार्ट को और माउथ को आपने टाइटली पूरी अच्छे से बंद कर लेना है। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। तो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हो कि आपको आपके फेफड़ों में गैस जो है नहीं पहुँच रही, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ दैम क्लोज। तो दोनों को, नाक को भी और मुंह को भी आप कितने टाइम तक बंद कर सकते हो। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ। तो आपको उस टाइम को नोट करना है जितने टाइम तक आप अपने ब्रेथ को रोक सकते हो। तो देखिए हमने ये एक्टिविटी करके कि हम काफ़ी टाइम तक अपने जो है सांस को नहीं रोक पाएंगे, ब्रीदिंग को नहीं रोक पाएंगे। सो नाउ यू नो दैट। तो अब आप जानते हो कि यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। तो आप अगर ब्रीदिंग ना करो तो आप काफ़ी टाइम तक जीवित नहीं रह सकते। सभी जानते हैं अगर ऑक्सीजन हम नहीं करेंगे, आप सांस नहीं लेंगे तो हम काफ़ी टाइम तक जीवित नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो एनर्जी नहीं बनेगी हमारी बॉडी में। क्या होता है कि हम जब सांस लेते हैं तो एयर हमारे फेफड़ों तक जाती है, लंग्स तक जाती है, लंग्स से वो हमारी जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे ब्लड में चली जाती है, ब्लड से हमारी बॉडी की हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक पहुँचती है, जहाँ पर जा करके वो फूड मटेरियल को, जो भी हमने खाया था, डाइजेशन जिसका होता है, तो उसको तोड़ देती है, डाइजेशन कराती है और फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। अगर बॉडी में एनर्जी ही ना बने, अगर फेफड़ों में एयर ही ना जाए तो क्या है, कोई भी प्रोसेस संभव नहीं है। ना डाइजेशन होगा, ना ही एनर्जी बनेगी और ना ही हम जीवित रह पाएंगे। तो ब्रीदिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी की, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। ठीक है, डन। Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. Breathing का मतलब ये होता है कि हम ऐसी एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है और ऐसी एयर को बॉडी से निकाल रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा लंग्स है। ठीक है, लंग्स जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, आप सभी को बताएं। द टेकिंग इन ऑफ air rich in oxygen into the body is called the inhalation and giving out of air rich in carbon dioxide is known as the exhalation. वो प्रोसेस जिसके द्वारा एयर को हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं वो आपकी इनहेलेशन प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं वो प्रोसेस क्या होती है, एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है। ओके, इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस विच गॉज, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, विच
which goes on all the time and throughout the life of an organism, जो हमेशा होती रहती है, हर टाइम पर होती रहती है, चाहे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये जो प्रोसेस हमारी होती रहती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस हमारी चलती रहती है एंड तब तक चलती रहती है जब तक ऑर्गेनिज्म जो है वो जीव जो है जीवित रहता है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीदिंग रेट। वो नंबर ब्रीदिंग का उतने टाइम जितने टाइम एक इंसान जो है 1 मिनट में ब्रीद करता है, सांस को अंदर की तरफ लेता है गैस को और एक गैस को छोड़ता है, वो क्या होता है, ब्रीदिंग रेट होता है। क्या होता है वो, ब्रीदिंग रेट होता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग के टाइम पर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। तो ब्रीदिंग जब हम कर रहे होते हैं तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही प्रोसेस साथ के साथ चलती रहती हैं। ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, यानी कि एक ब्रीथ आप किसको बोलोगे, एक सांस किसको बोलोगे, जब आपने एक ऑक्सीजन गैस को अंदर की तरफ लिया है, एयर को लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा है, तो वो क्या है, 1 ब्रीथ होगा। Would you like to find out your breathing rate? तो क्या आप अपनी ब्रीदिंग रेट पता करना चाहोगे? सभी चाहेंगे ना कि हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। तो क्या आप जानते हो कि इसकी जो अमाउंट है वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट बढ़ती है या घटती है। जैसे अगर आप रन कर रहे हो तो आपकी जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो बढ़ेगी ना, आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, तो उसी पर डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर हम रेस्ट पोजिशन पर है तो हमारा ब्रीदिंग का रेट कम होगा, और जैसे जैसे हम एक्टिविटीज़ बढ़ाते जाएंगे, रनिंग करने लगेंगे या वेट लिफ्टिंग करेंगे, तो हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी उस वर्क को करने के लिए, और हमें ब्रीदिंग फास्ट करनी पड़ेगी ताकि हमारी एयर की जो अमाउंट है, रिक्वायरमेंट है, वो हमारी कंप्लीट हो सके हमारी बॉडी के अंदर। डन। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। चलो हम आगे जो आपको दी गई हैं एक्टिविटीज़, इनको करके ये पता लगाएंगे कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो हमें कब कितनी चाहिए होती है। तो कुछ प्रोसेस यहाँ पे दी भी हुई हैं आगे। ये आपको चैप्टर ना आगे रीड करना है। चैप्टर जो है 10 आपको रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स आपको रीड कर लेना है आज, और मैं कल आपसे कुछ क्वेश्चन भी पुट करूँगी, आपको उनके आंसर देने हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक्स। टिल देन प्लीज़ be connected, do like, comment and share my videos with your friends and classmates also. Okay, thank you so much, thanks for watching, thank you.